हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर। अब रही बात डेटा इंटरप्रिटेशन में होता क्या है तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके सामने कुछ डेटा दिया जाएगा। डेटा हो सकता है ग्राफ के फॉर्म में हो, पैराग्राफ के फॉर्म में हो, स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है। उस ग्राफ, पैराग्राफ या स्टेटमेंट के थ्रू मुझे डेटा को फाइंड करना होगा। और डेटा को फाइंड करने के बाद वे उसके ऊपर बेस जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका मुझे आंसर करना होगा। अब रही बात कि डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए सर ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो मुझे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन पे आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमांड होने से मेरा मतलब है कि आपकी स्पीड अच्छा होना चाहिए, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाए। और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी सही होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं जल्दी करने के चक्कर में गलत आंसर फाइंड कर रहा हूँ, या सही आंसर को निकालने के चक्कर में मैं बहुत स्लो स्लो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कहीं ना कहीं मेरी स्पीड भी सही होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे करने क्या पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर याद होना चाहिए, टेबल्स याद होना चाहिए, क्यूब्स मुझे याद होना चाहिए। टेबल मैं मानता हूं कि मुझे 30 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए, क्यूब मुझे 20 तक याद होना चाहिए, जो कि आपकी कैलकुलेशन में काफी हद तक मदद करेगा। सेम डिवीजन के लिए टेबल्स आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल्स मुझे पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे 7 से डिवाइड करना है या कहीं पे 11 से डिवाइड करना है तो वहां पे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। तो ये सब कैलकुलेशन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन के बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा जो मुझे आना चाहिए वो है परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक, जैसे कहीं पे मुझे परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करना है, किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 40% मैं निकालना चाहता हूँ। या इसके अलावा अगर बात की जाए कि मैं सर परसेंट टू फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कहीं पे परसेंट मोर निकालना है, कहीं परसेंट लेस निकालना है, व्हाट परसेंट निकालना है, तो ये सब परसेंटेज का बेसिक है। इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन पे कमांड होना चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन में जैसे अगर मैं किसी 2 नंबर या 3 नंबर का रेशियो फाइंड करना चाहता हूं तो वो मुझे आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में अगर टोटल क्वांटिटी को अगर मैं 2% या 3% के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो वो किस तरीके से डिवाइड होता है। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक अगर मुझे क्लियर है तो कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अलावा एडवांस लेवल की डीआई भी हो सकती है। तो एडवांस लेवल के डीआई डीआई करने के लिए आपको अदर टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इनका भी आइडिया मुझे होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक लेवल की डीआई आपको समझाऊंगा। और बेसिक लेवल के डीआई को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से मुझको सॉल्व करना है, वो सब चीजें हम लोग समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके साथ में कुछ 2 डीआई में डिस्कस करूंगा और समझते हैं आखिर डीआई में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन कैसे रीड करना है, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से हम समझेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे करके हम चीजों को लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं भाई फर्स्ट वाले ग्राफ की तरफ। और फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर मैं इंफॉर्मेशन को रीड करूं तो इंफॉर्मेशन मुझे क्या दिया है पहले वो समझते हैं। डायरेक्शन को जब रीड करेंगे ना तो डायरेक्शन में लिखा हुआ है स्टडी द बार ग्राफ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जो ग्राफ आपको दिया हुआ है कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ है। स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 5। इट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन सेल्स ऑफ सेल्युलर फोन्स ड्यूरिंग 2007 to 2012। मतलब कुल मिला के ऐसा कह सकता हूं कि सेल्युलर फोन्स मतलब मोबाइल फोन की बात कर सकते हैं। इसका डेटा मुझे दिया हुआ है 2007 से 2012 तक का, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर 2007 की बात करोगे तो 2007 में आपको क्लियर दिख रहा है कि सर जो वैल्यू है वो 48,000 है। ठीक है, 48,000 है। 2008 पे आपको 40,000 दिया हुआ है। 2009 में आप देखेंगे 30,000 गिवन है। 2010 में आप देखेंगे 25,000 गिवन है। 2011 में 18,000 वैल्यू गिवन है और 2012 में आपको 40,000 वैल्यू दिया हुआ है। तो ग्राफ को अगर देखेंगे तो ग्राफ मेरे हिसाब से इजी है। डेटा को निकालने में भी मुझे नहीं लगता कोई कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा आपको सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो डेटा को निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको डेटा यहाँ पे देकर रखा हुआ है। बस जहां पे जिस ईयर को मेंशन करेगा उस ईयर की वैल्यू को मैं देखूंगा और इसमें फिर जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछेगा उसका आंसर मैं करूंगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रीड करूं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा क्या है, द डिफरेंस इन द सेल ऑफ सेलुलर फोन्स फॉर द ईयर्स 2007 एंड 2009। मतलब 2007 में जो सेलुलर फोन्स है और 2009 में जो सेलुलर फोन्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस मुझे निकालना है। तो 2007 की वैल्यू को आप देखेंगे कितना पे 48,000 है, कितना पे 48,000 है।
और 2009 की आप वैल्यू देखेंगे कितना यहाँ पे 30,000 है, कितना यहाँ पे 30,000 है, 48,000 और 38,000, इसके बीच का मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिफरेंस मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है, 48,000 माइनस कितना 30,000। अब माइनस अगर करते हैं तो माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा 18,000, यहाँ पे आना चाहिए, कितना आएगा 18,000। बड़ा इजी सा सवाल था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। डिफरेंस बस मुझे निकालना था, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस निकालने में किसी को प्रॉब्लम आएगा। डिफरेंस तो हम लोगों ने बिल्कुल बचपन से ही फाइंड किया हुआ है। तो बस नंबर देखा तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। और ये सवाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं माइंड में भी कैलकुलेट करता हूँ, माइंड में भी अगर कैलकुलेट करूंगा तो बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको जरा समझते हैं। उसने लिखा द 2 years बिटवीन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेलुलर फोन्स हैज बीन मिनिमम आर। अच्छा, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि अगर वैल्यू इंक्रीज अगर हो रहा है तो आपको परसेंट इंक्रीज फाइंड करना पड़ेगा। अगर वैल्यू डिक्रीज अगर हो रहा है तो आपको परसेंट डिक्रीज निकालना पड़ेगा। रेट का मतलब परसेंटेज से कहना चाहता है, और चेंज का मतलब होता है अगर इंक्रीज तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज तो कितना परसेंट वहां पे डिक्रीज होना चाहिए। चलिए तो बाय ऑप्शन देखेंगे, 2007 एंड 2008, ठीक है, मतलब 7 to 8 कहना चाहता है, इसका मतलब 7 to 8। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 48,000 से ये 40,000 हो गया, 48,000 से ये क्या हो गया 40,000 हो गया। इसका मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू अगर डिक्रीज अगर हो रहा है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे निकालूंगा परसेंट क्या, डिक्रीज। मैं क्या निकालूंगा, परसेंट यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे निकालूंगा। चलिए, अगर परसेंट अगर डिक्रीज निकलेगा तो कैसे निकालेंगे वो जरा समझ लेते हैं हम। 48,000 से 40,000 हुआ, इसका मतलब डिफरेंस की वैल्यू कितना 8,000 है। डिफरेंस कितना 8,000 है, ठीक है। अच्छा, 2008 को हम 2007 से कंपेयर कर रहे हैं, इस कारण से डिनोमिनेटर में 2007 जाएगा। 2007 की जो वैल्यू कितना पे 48,000 है, और इनटू में कितना 100। सिंपल, आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 जीरो आपस में कैंसिल होगा, 8 से 1 और ये कितना 6, तो 1/6। 1/6 का जो मतलब है ना वो कितना परसेंट आएगा, 16 पॉइंट कितना 6%। कितना आएगा, 16 पॉइंट कितना 6%। ये 2007 to 8 है। सेम अब चेक करेंगे 2009 एंड 12, सो 9 एंड 10। 2009 एंड 10 आप देखेंगे 30,000 से 25,000 हो रहा है, 30,000 से 25,000 हो रहा है। तो ये भी जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 30 से 25 हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू कम हुई है। कितनी कम हुई है, 5,000 ये कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 5,000। 2009 में जो वैल्यू था कितना था, 30,000 था। आपने सिंपल 30,000 यहाँ पे लिख दिया, और इनटू में कितना यहाँ पे 100 यहाँ पे आना चाहिए। ये 3 जीरो आपस में कैंसिल होगा, 5 से 1 और ये कितना यहाँ पे 6, 1/6। 1/6 का जो मतलब है ना वो कितना आएगा, 16 पॉइंट कितना 6%। कितना का 16 पॉइंट कितना 6% आना चाहिए। अब सी पे जाएंगे तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2011 एंड 12। अच्छा, 11 से अगर 12 जाएंगे ना तो क्लियर दिख रहा है कि 18,000 से 40,000 हो रहा है। तो वैल्यू डेफिनेटली 100% से ज्यादा है, 100% से ज्यादा मुझे दिख रहा है। जबकि मुझे वैल्यू कैसा चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम चाहिए तो 11 to 12 निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं तो ये दो ऑप्शन मैंने सॉल्व किया, अच्छा दोनों पे वैल्यू बराबर है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो बड़ा आसान सा सवाल था, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। पहली चीज तो बस मुझे इस क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए था, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए था। इसके बाद में परसेंट इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं या परसेंट डिक्रीज कैसे फाइंड करते हैं वो बस मुझे पता होना चाहिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है उसको जरा से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, लिखा क्या है, द सम ऑफ सेल्स ऑफ सेलुलर फोन्स इन द ईयर 2009 एंड 11। 2009 एंड 11 की बात कर रहा है। 2009 में अगर वैल्यू देखोगे ना तो वैल्यू कितना 30,000 है, कितना 30,000 है। और 2011 में जो वैल्यू है ना वो कितना पे 18,000 है, कितना पे 18,000 है। इसमें बोल रहा है सम कितना होना चाहिए, ठीक है, द सम ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सम है ना, सम यहाँ पे कितना चाहिए 48,000। कितना का 48,000, मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत लिखे हुए हैं। तो आंसर क्या बनेगा 48,000। थोड़ा सी इसको इग्नोर मार लीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक वहाँ पे टाइपिंग एरर है। और मुझे वहां पे क्या निकलता, सम ऑफ सेल, ठीक है। 2009 एंड 11 का मुझे क्या फाइंड करना था, सम। तो 30 प्लस कितना पे 18,
30 प्लस 18 अगर आप करते हैं तो कितना का 48,000 यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे बनेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2011 टू 12। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, 11 से क्या 12, 11 से 12 निकालना है। ठीक है, तो 11 से 12 18 है और ये कितना 40 है। तो पहली बात तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 40 माइनस कितना 18, 40 माइनस 18 ये कितना इंक्रीज हुआ है 22,000। कितना इंक्रीज हुआ है 22,000 इंक्रीज हुआ है। और 2011 की जो वैल्यू कितना पे 18,000 है। और परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करना है तो इंटू में कितना पे 100 आना चाहिए। ये 30 आपस में कैंसिल होगा, 2 से करोगे 2 से कितना आएगा 11, 2 से कितना आएगा 9। अच्छा 11/9 है, 11/9 का जो मतलब है ना वो कुछ ऐसा आएगा 122 पॉइंट कितना 2%, ऐसा कुछ आना चाहिए। आप कैलकुलेट जब करेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आंसर क्या आएगा, क्या ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इजी सा क्वेश्चन था, परसेंट इंक्रीज बस मुझे फाइंड करना था। और अगर बढ़ू मैं नेक्स्ट वाले की तरफ, तो नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है वो जरा समझ लेते हैं। नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज सेल फिगर ऑफ ऑल द ईयर। एवरेज निकालना है। अच्छा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन में क्या नंबर ऑफ वैल्यू। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा टोटल सेल। टोटल सेल में अगर फाइंड करना चाहता हूं तो एक काम करते हैं, 30 तो सभी में आ ही रहा है, तो 30 तो मैं लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको ऐड करते हैं, 48 प्लस कितना 40, कितना आएगा 88 आएगा। 88 प्लस कितना 30, 88 प्लस 30 कितना आना चाहिए 118 आएगा। 118 प्लस कितना 25, 118 प्लस 25 तो 118 प्लस 5 मतलब 123, 123 प्लस कितना 20, 143, 143 प्लस कितना 40, 143 प्लस कितना 40, 183, 183 प्लस कितना 18 मतलब कितना 201, कितना आएगा 20 कितना 1। ये टोटल सेल आएगा। एवरेज चाहिए तो डिवाइड कैसे, नंबर ऑफ वैल्यू। तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 और कितना 6। तो 6 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। कितने 6 ईयर है। चलिए 6 से अगर डिवाइड करता हूं तो पहले 6 से डिवाइड करने पे ये कितने टाइम जाएगा, पहले 3 टाइम जाएगा। कितना 3 टाइम जाएगा 18 आएगा, 18 आया तो कितना बचेगा 2, 21 हुआ। 21 अगर करेंगे तो 21 में भी कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाना चाहिए। 3 बचेगा कितना 30 हो गया, 30 मतलब कितना 5 कितना 00। तो आंसर क्या आएगा 33,500। ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं पहले 5 क्वेश्चन की बात करूं ना, तो पहले 5 सवाल बड़े आसान थे, कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी इजी क्वेश्चन था। और मेरे हिसाब से कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एडिशन करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन मुझे करना पड़ा, परसेंट इंक्रीज मुझे फाइंड करना पड़ा। और नंबर बड़े इजी है, ऐसा नहीं कि नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि सर को कैलकुलेट करने में काफी समय लग सकता है, तो नहीं, इतना तो बिल्कुल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एक पाई चार्ट मुझे दिया हुआ है। क्या दिया मुझे, पाई चार्ट। और एजुकेशन का एजुकेशनल एक्सपेंस मुझे बताया हुआ है कि किस में हम कितना यहाँ पे परसेंट खर्च कर रहे हैं। जैसे स्टाफ सैलरी यहाँ पे कितना 38% है। मिसलेनियस कितना 15% है। कल्चरल इवेंट कितना 5% है। स्पोर्ट्स कितना 8% है। ट्रांसपोर्टेशन कितना 10% है। मेंटेनेंस कितना पे 20% है। पब्लिसिटी कितना पे 4% है। पब्लिसिटी कितना पे 4% है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज का दिया हुआ है। अच्छा टोटल एक्सपेंस कितना, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ये ग्राफ में नहीं दिया हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन से मिल सकती है। तो देख लेते हैं। इफ टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ ईयर 65 lakh, देन व्हाट इज द एक्सपेंस और कल्चरल इवेंट इन lakh। कल्चरल इवेंट में आप देखेंगे कितना परसेंट है 5% है। कितना परसेंट है 5% है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 65 का आप कितना परसेंट फाइंड करोगे 5%। 65 का 5% अगर मैं निकालता हूं तो 5 into 5 यानी कितना आएगा 25, कैरी कितना 2, 30 प्लस 2 यानी कितना 32। इसमें डिवाइड किससे होगा 100 से आप डिवाइड करेंगे। 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना का 3 पॉइंट कितना 25 लाख। ऑप्शन क्या आना चाहिए सी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या बनेगा करेक्ट बनेगा। तो क्वेश्चन आसान था। 65 लाख टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। कल्चरल इवेंट का कितना परसेंट है 5% है, तो 65 का 5% आप निकालते हैं तो वैल्यू कितना का 3 पॉइंट कितना 25।
अगर बढ़े नेक्स्ट वाले की तरफ, तो नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल एक्सटेंड बाय स्टाफ सैलरी एट द सेंटर। एंगल मुझे निकालना है, तो वो समझ लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। जैसा का परसेंटेज की बात करूं, ये जो टोटल परसेंट है, टोटल जो परसेंट है कितना होगा, 100% होना चाहिए। और ये बात सबको पता होगा, सर्कल में जो एंगल बनता है, सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ पे कि 1% की जो वैल्यू है ना, 1% की वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 पॉइंट कितना 6 डिग्री। कितना पे, 3 पॉइंट कितना 6 डिग्री। मुझे निकालना है स्टाफ सैलरी का, वो कितना डिग्री है, 38 डिग्री है। कितना पे, 38 डिग्री है। तो सिर्फ 38% है। 38% की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो कैसे आएगा, 38 इंटू में कितना, 3 पॉइंट कितना 6। सिंपल है, पॉइंट आप हटाओगे, अपॉन में कितना आएगा, 10 आना चाहिए। अब डिवाइड कर लो, 2 से कितना आएगा, 18 आएगा, और 2 से कितना आएगा, 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 8 कितना आएगा, 144, 4 आया। कैरी कितना आएगा, 14 आएगा। 18 इंटू 3 कितना आएगा, 54 आएगा। 54 प्लस कितना, 14। 54 प्लस कितना, 14 अगर करता हूं, तो 54 प्लस 14 कितना आएगा, 68 आना चाहिए। और डिवाइड किससे होगा, 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, रिमाइंडर 1 बचा, 18 हुआ। 18 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो 15, 3 आया। 34, 34 का मतलब कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम। 136 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 136 पॉइंट कुछ आएगा, अप्रोक्स में पूछा हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 137। कितना आंसर आएगा, 137। ये आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। तो क्वेश्चन आसान था, सिंपल सा लॉजिक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल परसेंट कितना, 100% है। एंगल कितना, 360 डिग्री बनेगा। 100% की वैल्यू कितना, 360 डिग्री है। तो 1% कितना, 3.6 डिग्री है। मैंने बोला 38% की वैल्यू फाइंड करना था, तो 38 इंटू कितना, 3.6। आपने इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो 136 पॉइंट कुछ आएगा। 136 पॉइंट कुछ आना चाहिए। अप्रोक्स में पूछा हुआ है, तो आंसर क्या बन रहा है, 137। ऑप्शन नंबर क्या, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, अगर नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, द टोटल ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इज इक्वल टू सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस कितना है, 38% है। तो बाय ऑप्शन चेक करते हैं किसके बराबर हो सकता है। जैसे मिसलेनियस, मिसलेनियस का कितना परसेंट है, 15% है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 10% है। कितना पे, 10% है। इसके बाद में क्या, कल्चरल इवेंट, कल्चरल इवेंट जो देखेंगे कितना पे, 5% है। अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 30 आना चाहिए, जबकि मुझे चाहिए कितना, 38% है। मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें सेकेंड ऑप्शन की तरफ, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को आप देखेंगे तो मेंटेनेंस का जो परसेंट है कितना, आप 20% है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कितना, आप 10% है। ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स यहाँ पे कितना, 8% है। हाँ, ये बिल्कुल 38 आ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सैलरी एक्सपेंस है वो इन तीनों के एक्सपेंस के बराबर होना चाहिए। आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या, बी। इजी सवाल था, बिल्कुल वैल्यू केवल देखना था इसमें ना। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नाइन्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, इफ द टीचर सैलरी आर इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द न्यू एंगल एक्सटेंड एट द सेंटर। टीचर सैलरी को हमने 20% बढ़ा दिया, तो मुझे एंगल निकालना है। देखो, अब टीचर की जो सैलरी है ना, तो टीचर पे कितना परसेंट मैं सैलरी दे रहा हूं, ये मुझे लिखा नहीं है। ये पूरे स्टाफ की सैलरी लिखा हुआ है। स्टाफ में केवल टीचर नहीं हो सकते हैं, टीचर के अलावा और भी हो सकते हैं। या फिर कहीं पे मेंशन कर देता स्टाफ में केवल टीचर अकेला है, तो फिर मैं 38 से निकालता। लेकिन स्टाफ के अंदर टीचर के अलावा और भी लोग हो सकते हैं, तो टीचर का जो परसेंट है वो मुझे क्लियर नहीं है। अगर टीचर का परसेंटेज मुझे नहीं पता है, तो फिर मैं इसको 20% भी इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। 20% नहीं बढ़ा पाऊंगा तो फिर मैं एंगल भी नहीं बता सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि टीचर पे कितना परसेंट सैलरी दिया जा रहा है ये कहीं भी मेंशन नहीं है, इस कारण से। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एंगल एक्सटेंड एट द सेंटर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिसलेनियस एंड कल्चरल इवेंट। ठीक है। मिसलेनियस कितना परसेंट है, 20 है। ये कितना है, 25 है। मतलब मुझे 25% पे देखना है कि 25% जो है ना वो कितना एंगल बनाएगा।
मुझे क्या देखना है 25%, एक बार फिर से देखने दो। मेंटेनेंस, सॉरी मिसलेनियस निकालना है, सॉरी मिसलेनियस निकालना है, मैंने गलती से मेंटेनेंस ले लिया है, ठीक है ना। मिसलेनियस देखेंगे, मिसलेनियस कितना 15% है, और यहाँ पे ये कितना यहाँ पे 5 है, 15 + 5 यानी कितना 20%, कितना पे 20% की वैल्यू निकाली है। तो हमने अभी समझा था कि 1% मतलब 3.6 डिग्री, 1% यानी कितना 3.6 डिग्री, 3.6 × 20 आप कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है, एंगल कितना डिग्री आएगा, 72 डिग्री। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत बेसिक लेवल का सवाल यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है, लेवल इनसे भी हल्का फुल्का ज्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल आने वाली वीडियो में वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करना है, जो भी आपके पास बुक है आप उस बुक से डेली आप क्वेश्चन लगाइए। हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, जो मैंने आपसे कुछ चैप्टर बोला हुआ है, परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट, रेशो का बेसिक, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पे आपकी कमांड होना जरूरी है। अगर ये सब आपको क्लियर है तो फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं पता है, रेशो मुझे नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं फिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा और अब प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी अगर लगता है तो बिल्कुल आप बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हम इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मैं उसी टॉपिक पे लेके आऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।